शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है कि हम लोग यहाँ व्यवहार निर्माण को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हर विषय का मूल आधार है। और यहाँ हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें जो आज के वीडियो का अंक है उसका टॉपिक है, शीर्षक है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं कि क्षेत्र क्या क्या है। आपने देखा कि शिक्षा और मनोविज्ञान जो हैं जब मिलते हैं तो उनका क्षेत्र होता है कि बताएं व्यवहार निर्माण को कैसे उसको अस्तित्व में लाया जाए। इनका प्रश्न आप अस्तित्व के सवाल से आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है कि जो समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह के व्यवहार को हमें बनाना है। तो इसके जो स्कोप है कौन कौन है, शिक्षा के उद्देश्य व्यवहारिक या प्राप्य पक्ष से संबंधित हैं, अतः इसका क्षेत्र भी शिक्षा की तरह ही व्यापक होगा। इसके जो शिक्षा शास्त्र के संबंध में इसकी उत्पत्ति 1920 के बाद से ही होने लगी थी। बात आप ध्यान से यहाँ इस बात को नोट कर लीजिए कि जो इसकी उत्पत्ति हुई थी किसकी, 1920 में इसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है। कि उत्पत्ति का मतलब किसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए जी, उत्पत्ति है शिक्षा मनोविज्ञान की। यह प्रश्न आपके सामने नोट करने लायक है, इसको आप देख लीजिए कि जो इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है 1920 ईस्वी में होती है। इसके बाद से ही जो अब तक जो समय पर इसके जो इस पर विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं, और जिसमें कुछ विद्वानों का मत जान लेना उचित है। तो इसमें हम क्रो एंड क्रो के मत को लेते हैं, जिसमें क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है उसका संबंध अधिगम से प्रभावित करता है। इसका जो विषय सामग्री है वह का जो संबंध है वह अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से है, यानी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। यानी जिसमें लर्निंग, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। तो यहाँ अधिगम, क्योंकि अधिगम को ही व्यवहार को माना जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो लर्निंग के रिजल्ट से हो रहा है। तो यहाँ क्रो एंड क्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का संबंध है वह अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो कि अफेक्ट कर रही हैं लर्निंग को। तो जो भी कंडीशंस ऑफ लर्निंग है, चाहे वह विद्यार्थी का व्यक्तिगत गुण हो, चाहे उसका जो है सामाजिक गुण हो, चाहे वह सामाजिक परिवेश हो, चाहे शिक्षक का व्यक्तित्व हो या फिर पाठ्य वस्तु की प्रकृति हो, सब तो उसको प्रभावित करेंगे। तो अगली देखते हैं, लिंडगेन ने कहा 1972 में कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य जो हैं उसका कार्य क्षेत्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। अधिगम करता, पहला कौन सा है इसका कार्य क्षेत्र, लर्नर है। अधिगम करता क्या है, किस अवस्था का है, उसमें कौन सी योग्यताएं हैं, कितना बौद्धिक क्षमता है, व्यक्तिगत विकास की किस अवस्था में है, और उसके संवेगात्मक, भाषात्मक जो विकास के तमाम पहलू हैं वे आपके अधिगम को निर्धारित करते हैं। तो इसका पहला विषय अधिगम करता। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति, आप किस दार्शनिक दृष्टिकोण के राष्ट्र में शासन में हैं, उस दृष्टिकोण के अनुसार जो वहाँ का शिक्षा का लक्ष्य तय होता है, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो उसका प्रोसेस है वह भी उसी हिसाब से तय होगा। तो इसलिए अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति को जान लेना इसका क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र आप देखें तो इसका तीसरा क्षेत्र जो है अधिगम परिस्थिति है, लर्निंग सिचुएशन है कि किस लर्निंग सिचुएशन में वह ऐसा हो रहा है, शोरगुल माहौल है, या फिर मानसिक रूप से अशांत परिवेश है, या फिर किसी अन्य प्रकार का भय व्याप्त है। तो जब जहाँ शिक्षा व्यवस्था होगी, सीखने की परिस्थिति पर अगर किसी चीज़ का ऐसा संतुलन नहीं होगा, उसमें असंतुलन रहेगा, तो प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। तो उस पर भी शिक्षा मनोविज्ञान अपनी दृष्टि देखता है कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात, मापन और मूल्यांकन की बात कर रहे हैं कि इसका अगला क्षेत्र लिंडगेन जो बता रहे हैं 1972 में कि अगला क्षेत्र इसका मापन और मूल्यांकन है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट क्या है कि किसी भी चीज़ को एक इकाई प्रदान कर देता है।
और मतलब जैसे द्रव्यमान तौलने गए कि आपका ये आम कितने का है, 250 ग्राम का है, तो आपने A1 मैंगो को वेट तय कर लिया, ये मापन है। लेकिन वह आम मीठा है, स्वादिष्ट है, कैसा है, मनपसंद है कि नहीं है, इस तरह की बातें जो उठेंगी तो ये क्या हो जाएगा, यह जो बातें आएंगी तो यह आपका मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप उसके गुणों को बता रहे हैं, मापन तथा मूल्यांकन। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिंडगेन ने बताया कि जो अगला क्षेत्र है वह है निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक ऐसी सहायता है जिसकी सहायता से समाधानकर्ता जो उसका निर्देशक होता है, समस्या जिसके पास है, विषयी को एक दिशा दिखा देता है कि तुम अपनी समस्या को ऐसे रास्ते पे जाके हल कर सकते हो, वो हल करता है। तो ये बहुत बड़ा व्यापक है। आप देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मिलेगा कि जो निर्देशन है वो वैयक्तिक होता है, सामाजिक होता है, व्यावसायिक होता है, बहुत शैक्षिक होता है, और बहुत सारे मतलब वैवाहिक जीवन के, दाम्पत्य जीवन का निर्देशन है, या फिर श्रम कानून का निर्देशन है। तो 1000 प्रकार के निर्देशन के प्रकार है जितना है। और मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है जिसमें जो है आप तर्क कर सके, स्मृति रख सके, जो एक सामान्य आपके आयु वर्ग की जो मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा से समाज के द्वारा की गई है, उसको स्वीकार करना, उसको पालन करना, ये आपको उसको प्रदर्शित करना, ये मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अब इतना विश्लेषण से आप जान ही गए हैं कि यहाँ जो क्षेत्र है ये मुख्य क्षेत्र है इसके हैं, और इसकी जो मुख्यता है, बात समझ में आ गई आपको, अधिगम परिस्थिति और अधिगम दशा है, अधिगम करता है, तीनों के बीच ही चलती है। एक तो लर्नर है जिसको आप सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो एनवायरनमेंट है पूरा आपका जो देख रहे हैं पीछे आगे सब कुछ पेड़ पौधों से भरा हुआ है, या फिर जैसा हो जहाँ हो, यहाँ जो दिख रहा है मैं वहाँ बता रहा हूँ, ये परिवेश आपकी दशा है। इसमें आपका आकर्षक मनोदशा वाला परिवेश आपके सामने यहाँ है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें यहाँ अच्छी अच्छी बुलबुल की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, पेड़ पौधों के हवा चल रहे हैं, आसमान से शुद्ध धूप नहीं है। तो ये नीचे बगीचे देख लीजिए आपके कि ये आंवले के बगीचे हैं। तो इस तरह से इतने सब आप वहाँ कैसे उसमें जो है अधिगम परिस्थिति को, ये जितना प्राकृतिक वातावरण में, सौम्य वातावरण में कार्य करेगा उतना ही वो अच्छा रहेगा। शोरगुल वातावरण हो गया, कहीं मोटर चल रही है, हॉर्न बज रहा है, ट्रेन जा रही है, हर 5 मिनट में स्टेशन के बगल विद्यालय हो गया है और ट्रेन जा रही है, हर 2 मिनट में पौ पौ कर रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, उधर ध्यान जाएगा। तो ये अटेंशन को हटाते हैं। तो इसमें जो आप देखें अब अगर, तो व्यापक दृष्टिकोण से जो 3 परिस्थितियां आपके सामने आई, एक तो इसका क्षेत्र अधिगम करता है, दूसरा अधिगम परिस्थिति है, तीसरा अधिगम प्रक्रिया है। तो ये तीनों के बाद अगर व्यापक किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र निम्नवत कहा जा सकता है। जैसे व्यक्ति के बालक के संदर्भ में वंशानुक्रम हो गया। वंशानुक्रम आप जानते हैं कि वंशानुक्रम कितना महत्वपूर्ण होता है, जो बालक का वंशानुक्रम है वह कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको ज्ञात है कि वंशानुक्रम जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा ही बालक जो है अपने चीज़ें जो है लेके आता है। इसे अध्ययन के द्वारा बताया गया कि जो वंशानुक्रम है वह किसी भी विकास के योगदान में वंशानुक्रम की जो भूमिका है वह 70 से 75% है। आपको जॉनसन का अध्ययन मिलेगा विकास की अवस्था वाला वीडियो में देखेंगे तो आपको वहाँ मैंने बताया है कि जो व्यक्तित्व का विकास है, जो व्यक्ति है उसका 75% उसका वंशानुक्रम है। तो ये वंशानुक्रम पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा इसका वैयक्तिक भिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हर व्यक्ति में, चाहे वो जुड़वा ही क्यों न हो। 61% जुड़वा भी डिफरेंट होते हैं, 39% ही मिलते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ है अध्ययन के द्वारा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब जो हम में, आप में, हर व्यक्ति में, भाई भाई में, बहन में, तमाम जो समझ संसार के जो मनुष्य हैं सब में कुछ न कुछ वैयक्तिक रूप से गुण के अंतर है, वही वैयक्तिक भिन्नता है। उसके बाद दूसरी बात करें तो तीसरा विकास है। इसका क्षेत्र विकास किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में क्या है? मानसिक विकास की अवस्था, भाषा विकास की अवस्था, शारीरिक विकास की अवस्था, तर्क की अवस्था क्या है? बाल्यावस्था में क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, कैसे आप उसको देख सकते हैं। किशोरावस्था में उसकी क्या मांगे होती हैं, नायक पूजा का भाव जग गया, वो अपने आप नायक जैसा बनने के लिए निकल जाता है। तो इस तरह से अब विकास की बातें आपको जानना अनिवार्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र विकास है। और चौथा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जानते हैं कि मुखौटा है जो आप हम दूसरों के सामने अपने शारीरिक और मानसिक गुणों का जो एक प्रभाव है जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रकट करते हैं, वही हमारा
पर्सनालिटी है, वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये व्यक्तित्व कैसा है, इसको बारे में आप व्यक्तित्व के सिद्धांत के वीडियो मेरे देखिए तो उसमें समझ में आएगा कि व्यक्तित्व क्या है। उसके भी अलग अलग विचारधारा है, हिपोक्रेट्स से लेकर के आप अल्बर्ट, फ्रायड, कैटल और तमाम स्प्रेंजर, जुंग, सब ने जो व्यक्तित्व की बातें की है मैंने आपको वीडियो में समझाया है। व्यक्तित्व के विकास और सिद्धांत में वहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पाँचवीं बात जो है वो विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक के बारे में भी मैंने पर्याप्त अध्ययन सामग्री अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। विशिष्ट बालक माने जिसमें कुछ विशिष्टताएं होती हों, जिसमें कुछ विशिष्टताएं हुए, प्रतिभाशाली हो गए या फिर अपराधी हो गए या फिर समस्यात्मक हो गए, आप उसमें जाएंगे डिटेल पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। और तीसरी बात जो इसका अगला छठवां जो इसका क्षेत्र माना जाए व्यापक रूप से, तो वो अधिगम है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी अधिगम जो है वो व्यवहार का परिमार्जन है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर से प्राप्त होता है। अधिगम किसके द्वारा? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का परिमार्जन है, व्यवहार का चमक जाना है। किसके द्वारा? मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव कौन देता है? अनुभव आप स्वयं लेते हैं। प्रशिक्षण कौन देता है? जो आपसे बाहर बताए, जो आपको सहायता करता है सीखने में। इसके बाद पाठ्यक्रम की बात आती है कि बालक को क्या सिखाया जाएगा, उसकी ये विशेषताएं हैं, इस तरह से उसकी मांग है, बालक की मांग ये है, तो उसको कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसकी बात है। इसके बाद देखें पाठ्यक्रम के बाद जो है तो मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है। मेंटल हाइजीन कैसा है बालक का? मेंटल हाइजीन कैसा है, यानी वो कितना स्वस्थ अपने आप को स्वीकार करता है। समाज के समक्ष एक जो हमारा आपका मानसिक रूप से अपेक्षित व्यवहार है वही करना मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। वही अपेक्षित व्यवहार आप बनाए रखें तो वही मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो इसका अगला क्षेत्र है वो है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। कैसे आप शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप टीचिंग मेथड्स वाले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। शिक्षण विधि क्या है, जो कि एक पाठ्यवस्तु को बालक के स्तर का बनाती है और बालक तक पहुंचा देती है, विद्यार्थी तक, अधिगम करता तक। इसके बाद 10वां क्षेत्र इसका मापन मूल्यांकन है। जैसा लिंडग्रेन ने 1972 में बताया था, तो वो भी मैंने आपको समझाया ही है कि मापन और मूल्यांकन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, कि बालक का कितना है, कैसे है। और इसका अगला क्षेत्र है 11वां, जो व्यापक दृष्टिकोण से रखा जाए तो वह है निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के संदर्भ में आप वीडियो देखेंगे तो पूरा अर्थ समझ में आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो निर्देशन है वह एक सहायता है जिसके द्वारा एक समस्या युक्त व्यक्ति अपनी समस्या तक पहुँचता है। और परामर्श जो है यही जो सहायता दी गई, जब वो सामूहिक रूप से दी जाती है तो वो परामर्श का रूप धारण कर लेती है। किसी व्यवस्था को दी गई, आदि को दी गई, तो वो परामर्श का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से आपने जो है आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में देखा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ बता दीजिए करिए। धन्यवाद, नमस्कार।